हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो सेकंड लेसन है, पोयम द लेबरनम टॉप अमलतास की चोटी। और जो अमलतास का वृक्ष है उसकी चोटी के बारे में जो पोयम है क्लास 11th के सेक्शन में, इंग्लिश में, पोएट्री में, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है, फाइंड इट आउट। और उसमें जो क्वेश्चन है फाइंड आउट, ठीक है। ये पहला सेक्शन है फाइंड आउट, और इसके माध्यम से हमें जो है पहला प्रश्न पूछा गया हमसे, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। पहला प्रश्न है व्हाट लेबरनम, ठीक है, लेबरनम, सॉरी यहाँ पे भी यू है, कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, यानी लेबरनम को आप अपनी भाषा में क्या पुकारते हैं, या लेबरनम को आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ लेबरनम ट्री को, ठीक है, अमलतास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलतास। तो इट इज कॉल्ड अमलतास। इट इज कॉल्ड अमलतास, ठीक है। लेबरनम को हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में या अपनी भाषा में क्या कहते हैं? अमलतास कहते हैं। AMALTAS, अमलतास। ये पहला प्रश्न है, ठीक। अमलतास यह एक प्रकार का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, जो काफी शांत रहता है। शांत रहने का मतलब जो है पीपल के वृक्ष की तरह बिना हवा चले जो है नहीं डोलते हैं इसके पत्ते, ठीक है। दूसरा प्रश्न है which local bird is like the गोल्ड फिंच। दूसरा प्रश्न है which local bird is like the गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच का मतलब होता है सोन चिड़ी या सोन चिड़ी, यानी सोन चिड़िया जिसको बोलते हैं। तो आपके यहाँ कौन सी ऐसी चिड़िया है जो गोल्ड फिंच के नाम से जानी जाती है या सोन चिड़ी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है सोन चिड़ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोन चिड़ई। तो सिंगिंग स्पैरो ऑफ येलो कलर, आंसर है सिंगिंग स्पैरो ऑफ येलो कलर is called the goldfinch because of its येलोनेस, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो एक स्पैरो चिड़िया होती है, स्पैरो, और जो किस कलर की होती है? सुनहरे या पीले कलर की। उसके सुनहरे कलर या पीले कलर के नाते उसको हमारे यहाँ सोन चिड़ी कहा जाता है। तो एक सिंगिंग स्पैरो यानी एक ऐसी चिड़िया है पीले कलर की जो गीत गाती हुई सी प्रतीत होती है, और उसके कलर के नाते उसको सोनचिड़ी कहा जाता है, यानी उसका कलर जो है पीला है या सोने के कलर जैसा है, इसलिए उसको सोनचिड़ी कहते हैं, ठीक है, सोनचिड़ी। फिर उसके बाद जो है ये हमारा
जो फाइंड आउट वाला क्वेश्चन है, जो पोएम में फाइंड करना है, वो खत्म होता है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है थिंक इट आउट। दूसरा सेक्शन है थिंक इट आउट। ठीक है, थिंक इट आउट के माध्यम से हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तो व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। क्वेश्चन है व्हाट डू यू नोटिस, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग, अबाउट द बिगिनिंग एंड and in and the ending of the poem, the ending of the poem। ठीक है, what do you notice about the beginning and the ending of the poem। मतलब क्या है कि कविता के आरंभ व अंत में आप किस बात का पता पाते हैं, या कौन सी बात आपको पता चलती है, किस बात पर आप ध्यान देते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है प्रश्न कि आप जो है कविता के शुरुआत में, प्रारंभ में और कविता के अंत में किस बात का ध्यान देते हैं या किस बात का पता पाते हैं, यही प्रश्न है। ठीक, तो किस बात का पता हमें चलता है, आंसर हो जाएगा इसका, आंसर होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द लैबरनम, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम लिख सकते हैं, अन्यथा जो है कॉमा करके लिख लीजिएगा द लैबरनम, द लैबरनम इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। ठीक है, इज क्वाइट स्टिल। तो यहां पर शुरुआत में क्या कह रहा है, ठीक है, शुरुआत में क्या पता चल रहा है कि कविता जब शुरू होती है तो जो लैबरनम ट्री है, ठीक है, लैबरनम यानी अमलतास जो है, वह प्रारंभ में कविता के शुरू होते समय साइलेंट रहता है, यानी एकदम शांत रहता है, एंड क्वाइट स्टिल, और जो है एकदम स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, स्थिर रहता है। तो दूसरा इसका जो पार्ट है कि इन द एंड टू, इन द एंड टू यानी अंत में भी, अंत में भी यानी जब पोएम खत्म होती है तो उस समय भी, इट इज लेफ्ट एम्प्टी, इट इज लेफ्ट एम्प्टी, it is left empty when the goldfinch flies away, when the goldfinch flies away। ठीक है, when the goldfinch flies away, thus it is the same both in the beginning and in the ending, thus it is same both in the beginning and in the end। ठीक है, या एंडिंग। तो क्या पता चल रहा है कि इन द बिगिनिंग द लैबरनम
इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल। जब कविता प्रारंभ होती है तो जो है लैबरनम जो पेड़ है वह शांत है, साइलेंट है, चुप है, शांत है, एंड क्वाइट स्टिल और स्थिर है। इन द एंड टू, और अंत में भी, इट इज लेफ्ट एम्पटी व्हेन द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे, और अंत में भी जब जो है ये गोल्ड फिंच यानी जो सोन चिड़ी है वह उड़ जाती है, चली जाती है वहां से, तो यह पेड़ जो है खाली हो जाता है। क्या हो जाता है? खाली। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट होगा, लिफ्ट नहीं, लेफ्ट एम्पटी, यानी वह पेड़ जो है खाली हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं थस इट इज सेम बोथ इन द बिगिनिंग एंड इन द एंडिंग। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुरू में भी, यानी कविता जब प्रारंभ होती है तब भी, और जब कविता समाप्त हो जाती है, समाप्त होती है, तब भी हम देखते हैं कि जो लैबरनम है वह एक ही स्थिति में आ जाता है, यानी समान रूप से एक ही जो है स्थिति में बना रहता है। ठीक, तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न था हमारा। पहला प्रश्न था थिंक इट आउट का। आप संभवतः समझ में समझ गए होंगे। तो आरंभ में अमलतास शांत और बिल्कुल स्थिर है, शांत और बिल्कुल स्थिर है, एकदम स्थिर है। ठीक है, और अंत में भी चिड़िया, यानी जब सोन चिड़ी उड़ जाती है तो अमलतास का पेड़ खाली रह जाता है और वह फिर से शांत हो जाता है। फिर से क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है पहला प्रश्न थिंक इट आउट का देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न है टू व्हाट इज इट, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट, टू व्हाट is the bird's movement the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? What is the basis for the comparison? ठीक है, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। तो यहां पर अब देखना है क्या कह रहा है कि चिड़िया के गतिविधि की तुलना किससे की गई है? टू व्हाट यानी किससे, इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। ठीक है, किससे? चिड़िया के मूवमेंट यानी चिड़िया के जो है गतिविधि जो हो रही है चिड़िया की, उसकी तुलना जो है किससे की गई है। और व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और कंपैरिजन यानी तुलना करने का आधार क्या है, तुलना करने का आधार क्या है। ठीक है, तो द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट द birds the birds movement is compared to that of lizard, that of lizard. The basis of this comparison is that comparison is that the basis of comparison is that they both are sleek, alert, and abrupt. They both are sleek, alert,
एंड एब्रप्ट, ठीक है। दे बोथ आर स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। तो द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजार्ड। तो जो चिड़िया है, सोन चिड़ी है, उसके गतिविधि की तुलना जो है किससे किया गया है? लिजार्ड, लिजार्ड से किया गया है, ठीक है। लिजार्ड मतलब, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली या रंग बदलने वाला जो भी प्राणी होता है या छिपकली की प्रजाति का, उसको हम लिजार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो चिड़िया की तुलना छिपकली से की गई है। किससे की गई है? छिपकली से। द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज दैट दे बोथ आर स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट, ठीक है। उनके तुलना का आधार यह है कि वे दोनों, चिड़िया और छिपकली दोनों जो है क्या है? स्लीक, स्लीक मतलब चिकने, अलर्ट, अलर्ट मतलब चौकन्ने, और एब्रप्ट, ठीक है, चिकने, चमकदार और चौकन्ने, ठीक है। दोनों क्या है? जो सोन चिड़ी है वह कलरफुल होने के कारण चमकीली दिख रही है, येलो होने के कारण चमकीली दिख रही है। और उसी तरह से जो है, जो लिजार्ड है, छिपकली है, जो रंग बदलता है, वह भी एक प्रकार का जो है, मतलब इसमें पोयम में बताया गया है कि वह भी चमकीला है, ठीक है। अलर्ट है यानी चौकन्ना है, और एब्रप्ट है, एब्रप्ट मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से आने जाने के लिए क्या? तैयार रहना, ठीक है। यानी आने जाने वाली होती है, अपनी गतिविधि को तेज करने वाली होती है। तो इस तरह से द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ लेजार्ड, ठीक। चिड़िया की तुलना जो है किससे की गई है? चिड़िया की तुलना की गई है छिपकली से, और दोनों के तुलना करने का आधार क्या है? तो आधार है उनका चिकना पर, चिकनापन, उनका चौकन्ना, ठीक है, उनका चमकदार होना, चिकनापन, चौकन्ना, और जो है तत्परता, यानी कहीं पर भी जो है तत्परता से आने जाने का जो उनका अपना तरीका होता है, यही तुलना का आधार बताया गया है इसमें, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजिन इवोक्ड बाय द पोएट? वाई इज द इमेज ऑफ द इंजिन इवोक्ड बाय द पोएट? क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजिन is of the engine evoked, evoked, evoked by the poet? by the poet। अब ये प्रश्न क्या कहता है? इस प्रश्न का मतलब है कि कवि ने जो है इस पोयम में एक इंजन है, इंजन की कल्पना की प्रस्तुति क्यों की है? इवोक मतलब होता है प्रस्तुत करना, इवोक मतलब उजागर करना, प्रस्तुत करना। तो कवि द्वारा इसमें जो है एक कवि द्वारा इसमें एक इंजन के चित्र को क्यों प्रस्तुत किया गया है? ऐसा क्या कारण है, ठीक है, क्यों प्रस्तुत किया गया है, ठीक। तो ये जो है प्रश्न है, तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ऊपर लिख रहे हैं। उसका उत्तर है, एज एन इंजन, एज एन इंजन needs fuel to run, as an engine needs fuel to run,
run. So does the laburnum needs goldfinch? So the laburnum needs goldfinch. So the laburnum needs goldfinch to feel life in itself. Feel life in itself. To feel life in itself. ठीक है, टू फील लाइफ इन itself. She turns its silence into sounds. She turns its silence into sounds and thus gives it movement of life. And thus gives it movement of life. Movement of life. Movement of life. So the tree has been called an engine. So the tree has been called an engine. ठीक, तो यहां पर देखो थोड़ा सा ये बड़ा आंसर है इसका. क्या लिखा है? वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. कविता में कवि द्वारा, ठीक है, एक यंत्र को या एक इंजन के चित्र को क्यों प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, क्यों प्रस्तुत किया गया है, कल्पना क्यों की गई है? तो यहां पर देखिए जो कंपैरिजन है वो एज एन इंजन नीड्स फ्यूल टू रन. जैसे कि एक इंजन, ठीक है, एक यंत्र को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्यूल यानी ईंधन की आवश्यकता होती है. सो द लेबरनम नीड्स गोल्ड फिंच टू फील लाइफ इन इटसेल्फ. अतः ठीक उसी प्रकार से जो लेबरनम अर्थात अमलतास का वृक्ष है उसमें स्वयं को जीवन महसूस करने हेतु या जीवन महसूस करने के लिए गोल्ड फिंच या सोनचिड़ी नामक पक्षी की जरूरत पड़ती है. यानी जब तक ये गोल्ड फिंच नहीं आती है उसके ऊपर बैठने के लिए, अमलतास या सोनचिड़ी नहीं आती है अमलतास के वृक्षों पर बैठने के लिए, तब तक वह जो है लाइफलेस महसूस करता है. कौन? पेड़, वह जो अमलतास का वृक्ष है वही. तो सी टर्न्स, ये गोल्ड फिंच के लिए सी का प्रयोग हुआ है. तो सी टर्न्स इट साइलेंस इनटू साउंड्स. जब गोल्ड फिंच आती है, ठीक है, तो वह उसके शांत वातावरण को या उसके खामोशी को किस में बदल देती है? साउंड्स में बदल देती है. तो सी टर्न्स इट साइलेंस इनटू साउंड्स, यानी गोल्ड फिंच उसके खामोशी को आवाज में परिवर्तित कर देती है या साउंड्स में परिवर्तित कर देती है. एंड थस गिव्स इट मूवमेंट ऑफ लाइफ. और इस तरह से सोनचिड़ी, ठीक है, लैबरनम वृक्ष को क्या देता है? तो जीवन का मतलब जो लाइफ है उसका मूवमेंट देता है या मूवमेंट महसूस कराता है. मूवमेंट मतलब गतिविधि, यानी उससे जो है लैबरनम ट्री अपना गतिविधि करता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें भी जीवन है. सो द
ट्री हैज बीन कॉल्ड एन इंजन, इसीलिए ट्री को यानी पेड़ को क्या कहा गया है, यंत्र कहा गया है या इंजन कहा गया है। यानी जैसे एक इंजन को चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, ईंधन की, उसी तरह से लेबरनम ट्री को महसूस होने के लिए कि उसमें भी जीवन है, जब तक गोल्डफिंच यानी सोन चिड़ी उस पर आकर नहीं बैठती है तब तक लगता है कि उसका अपना जीवन नहीं है, और जब वो आ जाता है यानी सोन चिड़ी आ जाती है तब वह जीवन का आनंद लेती है या जीवन को महसूस करती है। ठीक, तो ये जो है आपका थिंक इट आउट का तीसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। आप इसे ध्यान से सुने, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तब, ताकि आपको आभास हो कि हाँ क्लास चल रही है। ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी प्रोवाइड करा सकता था जैसे पहले प्रोवाइड करा रहा था। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, यानी कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। ठीक है, कविता में आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है। ये जो पोयम है द लेबरनम टॉप, इसमें कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको पसंद आती है, यही बताना है। तो इसका आंसर है, आई लाइक डिस्क्रिप्शन मोस्ट व्हेन द गोल्डफिंच कम्स। आई लाइक डिस्क्रिप्शन when the goldfinch when the goldfinch comes and the laburnum and the laburnum gets filled with cherubs, gets filled with cherubs, gets filled with cherubs, her young wants to make sounds, her young wants to make sounds, her young ones to make sounds and fill the tree with life and activity, and filled the tree with life and activity। ठीक है, एक्टिविटी। तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, इस कविता में आपको क्या पसंद आता है। तो आई लाइक डिस्क्रिप्शन व्हेन द गोल्डफिंच कम्स एंड द लेबरनम गेट्स फिल्ड विथ चेरप्स। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या कह रहा है कि मुझे वह बर्डन, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, मुझे वह बर्डन ज्यादा पसंद आता है, या मैं उस बर्डन को ज्यादा पसंद करता हूं, उस बात को ज्यादा पसंद करता हूं जब गोल्ड फिंच यानी सोन चिड़ी आती है एंड द लेबरनम गेट्स फिल्ड विथ चिर्रप्स, और लेबरनम ट्री पर या अमलतास पर जो है चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगती है, चिड़ियों की चहचहाहट
या चिड़ियों का शोर गूंजने लगता है, तो यह डिस्क्रिप्शन मुझे ज्यादा पसंद आता है। क्यों? हर यंग वंस टू मेक साउंड्स। जो अमलतास पर जो चिड़िया आती है, गोल्डफिंच सोन चिड़ी है, उसके साथ उसके बच्चे भी आते हैं। तो हर यंग वंस यानी उसके साथ उसके बच्चे भी शोर करते हैं, आवाज करते हैं। एंड फिल्ड द ट्री विथ लाइफ एंड एक्टिविटी, और पेड़ को जो है वह क्या करते हैं, जीवन और गतिविधि प्रदान करते हैं। यानी सोन चिड़ी और उसके अपने बच्चे पेड़ को गतिविधि और जीवन प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये आपका जो है चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, पेड़ को गतिविधि और जीवन से भर देते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज का अंतिम प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक दो सेशन और चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? व्हाट डज द phrase what does the phrase her barred face identity mask, her barred face identity मास्क मीन? ठीक है, तो प्रश्न है कि उसका धारीदार चेहरा जो उसकी पहचान कराने वाला मुखौटा है, वाक्यांश का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ पे हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, मास्क मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब चेहरा, और मास्क मतलब मुखौटा। ठीक है, मुखौटा, तो धारीदार चेहरा जो उसकी पहचान कराने वाला मुखौटा है। बार्ड मतलब धारीदार। ठीक है, तो आइडेंटिटी मतलब पहचान, तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? तो आंसर है बार्ड फेस मींस स्ट्रिप्ड फेस। बार्ड फेस मींस स्ट्रिप्ड, STRIPPED। बार्ड फेस मींस स्ट्रिप्ड फेस। Goldfinch has a stripped face. Has a stripped face. Goldfinch has a stripped face. Because of these strips, it looks it looks to be hidden behind a mask. To be hidden behind a mask. To be hidden behind a mask, and it has become her identity. And it has become her आइडेंटिटी। ठीक, तो जो पांचवा प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज, वाक्यांश
हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, यानी उसका जो धारीदार चेहरा है, ठीक है, वही उसके पहचान का मुखौटा है। यानी जो धारीदार दिख रहा है उसके चेहरे पर, वही उसकी पहचान है, ठीक है, वास्तविक पहचान वही है। तो बार्ड फेस मींस स्ट्रिप्ड फेस। बार्ड फेस का मतलब हो गया स्ट्रिप्ड फेस, यानी बार्ड फेस का मतलब, स्ट्रिप्ड मतलब धारी होता है, धारी, ठीक है। तो स्ट्रिप्ड का मतलब धारी, तो बार्ड फेस का मतलब धारीदार चेहरा। गोल्ड फिंच हैज ए स्ट्रिप्ड फेस। गोल्ड फिंच का जो चेहरा है वह कैसा चेहरा है, तो धारीदार चेहरा है। बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रिप्स, इस इन जो है धारी की वजह से, यानी इन धारियों की वजह से, इट लुक्स टू बी हिडन बिहाइंड ए मास्क, ऐसा लगता है कि जो गोल्ड फिंच है, सोन चिड़ी है, उसका चेहरा जो है एक मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है। यानी उसका चेहरा, गोल्ड फिंच का चेहरा, सोन चिड़ी का चेहरा मुखौटे के पीछे छिपा है। एंड इट हैज बिकम हर आइडेंटिटी, और वही जो दिख रहा है, जो मुखौटा रूपी या स्ट्रिप रूपी जो है चेहरा दिख रहा है, धारीदार चेहरा दिख रहा है, वही उसका क्या हो गया है, आइडेंटिटी या पहचान हो गया है, ठीक है, वही उसका आइडेंटिटी या पहचान हो गया है। तो इस तरह से संभवतः आज जो है आपके क्लास की पहली वीडियो है, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया हो और ना भी आया हो तब भी आप ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसको कॉपी में लिख लीजिए, और जब भी क्लास ओपन होते हैं, फिर से रन करती हैं क्लासेस, तो आप आइए, आपको जो है ऑफलाइन के माध्यम से क्लासें मिलेंगी। अभी जब तक नहीं ऑफलाइन क्लास चल पा रही है ड्यू टू ठंडक, यानी ठंडक की वजह से, जो इतना कोहरा है, फॉग है, उसकी वजह से क्लासेस नहीं चल पा रही है ठंडक की वजह से। तो आप लोग जो है घर पर ही बैठकर पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, क्लास वाइज उसको देखें और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक। तो चलते हैं, ओके। इसका दूसरा पार्ट हम लोग जल्द ही उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अधिक से अधिक लोगों के पास जो है चैनल को भेज दो, ताकि लोग सब्सक्राइब हो जाएं, ठीक है, ओके। धन्यवाद। जय हिंद।